प्रेरणा के स्रोत में जैसा अब तक आप लोगों से मिलते रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो हमारे आस ही पास हैं और हमें बहुत इंस्पायर करती हैं उनकी स्टोरीज। किसको प्रेरणा का स्रोत कहते हैं? वो हर इंसान जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स से अपने बलबूते पे बाहर निकल कर आता है और हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसी नोट पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ, जिनका नाम है रंजना। रंजना हमारे साथ ब्लॉगिंग कम्युनिटी में भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। हाय रंजना, वेलकम टू प्रेरणा के स्रोत। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा के स्रोत में। हेलो, थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है अभी बात करके। चलिए शुरुआत की जाए। जी। शुरुआत यहाँ से करिए कि आपने जैसा बताया कि वॉइस ऑफ वुमेन के एक प्लेटफॉर्म पे अभी हमने हाल ही में आप ही को फीचर हाँ, किया और वहाँ पे बहुत से लोग आपके साथ जुड़े जिन्हें पता चला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनका हाँ, भी हाँ, एक कॉमन बैकग्राउंड है। तो हम्म, अपनी जर्नी की शुरुआत बताइए और कहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट होते होते आप इतना खूबसूरती से पेंट करने लगी। ये कब हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा हाँ, इसके बारे में बताइए। हाँ। फिजियोथेरेपी वो इनिशियली वो एक चांस फैक्टर था, क्योंकि मैं एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रही थी और फिर मैंने ट्राई किया, एक साल ड्रॉप भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। फिर मैं बहुत मैं मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अब और ड्रॉप नहीं किया जाए और किसी कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। तो मेरा इंटरेस्ट किसी वोकेशनल कोर्स में ही था, तो मैंने काफी कुछ पता किया। और उस वक्त मेरे टाउन में कोई फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब हम लोगों को जानकारी तो नहीं थी। फिर रांची, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, तो रांची वहाँ का कैपिटल है, वहां पे एक फिजियो के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ उनसे मिलने गई थी और उनसे बातें करने के बाद उन्होंने जितना कुछ समझाया, और मुझे स्पोर्ट्स वगैरह में स्कूल के टाइम से ही काफी इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें तो लगते हैं जैसे मेरे लिए बनी है, ये प्रोफेशन ही मेरे लिए बना है। मुझे उनसे बात करके ऐसा ही फील हुआ। और उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो प्रोफेशन है इसी में मुझे जाना है। फिर एक बार जाने के बाद तो फिर ऑब्वियसली मुझे वो बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि आपका इंक्लिनेशन अगर किसी और है और उसी से रिलेटेड अगर आपको मिल जाए ऑप्शन, तो फिर और क्या चाहिए। हम्म, तो सही बात। फिजियोथेरेपी का की शुरुआत ऐसी हुई। फिर मैंने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर जॉब किया, और जब शादी हुई तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई। और यहाँ पे भी मैंने जॉब कंटिन्यू रखा। और इसी दौरान फिर प्रेगनेंसी के वक्त मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद फिर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रही कि फिर दोबारा से फिर मैंने फिजियोथेरेपी नहीं कंटिन्यू किया। बट मैं खुद एक्सरसाइजेस करना अभी भी पसंद करती हूँ। मेरी बॉडी जितना अलाउ करे मुझे अभी भी करना पसंद है। तो इस तरीके से मैं खुद को अपने प्रोफेशन से जोड़े रखती हूँ। हम्म। और फिजियोथेरेपी के बाद ये पेंटिंग, ड्राइंग, आजकल जितने खूबसूरती से आप वाटर कलर यूज करती हैं, हाँ, इतना बखूबी आप उन कलर्स को यूज करती हैं, ये कैसे हुआ? फिजियोथेरेपी और ड्राइंग पेंटिंग कैसे मिलता है एक साथ? हाँ, ये शायद दोनों ही चीजें बचपन से जुड़ी है। ड्राइंग भी मुझे स्कूल के टाइम से ही बहुत पसंद था। आर्ट और ड्राइंग के क्लासेस में मुझे बहुत, मेरा उसमें भी काफी मन लगता था। तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा पसंद था। पढ़ाई भी करती थी, खेलना भी बहुत पसंद था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत पसंद था। तो सारी चीजों में थोड़ा 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 टाइम मेरा इन्वेस्टेड था। तो कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, हालांकि मम्मी बहुत बोलती थी कि तुम करो, तुम्हें पसंद है, करना चाहिए। बट मे बी किया होता तो शायद और भी अच्छा होता। बट उस वक्त किया। और बिट्स एंड पीसेस में मैं बाद में कॉलेज के टाइम पे भी मैं किया करती थी। बल्कि कॉलेज के टाइम का याद आया तो एक इंसिडेंस भी है कि हम लोगों को इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट करवाने थे।
बट कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे थे, तो मैंने सारे सीनियर्स के लिए फेयरवेल का इनविटेशन कार्ड मैंने हाथ से बनाया था। ओह माय गॉड। तो मतलब हमेशा से किसी न किसी तरीके से वो भी लेवल वो साइड बाय साइड वो चलता रहा है, कभी भी पूरी तरह से वो मेरे लाइफ से गया नहीं है, चाहे वो फिजियोथेरेपी कहिए, एक्सरसाइजेस कहिए और आर्ट, ये दोनों जुड़े रहे हैं। जी इवन जी प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि अभी तो न्यूक्लियर फैमिली में होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम तो अकेले बिताने को मिलता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं, क्योंकि यहीं पे कोलकाता में ही थी, तो अकेला वो जो टाइम था उस वक्त भी मैं आर्ट पेंटिंग ही किया करती थी। वही मेरा एक, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आर्ट और कलर्स मेरे कंपेनियन है, हम्म, क्योंकि वो हमेशा साथ रहते हैं। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। मेरे को जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा मेरे साथ है। और आपका एक्सप्रेशन बहुत कमाल का है, मतलब चाहे वो किसी कोई भी थॉट हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हो या अपने एम्बिशन पे काम करना हो, अपने ड्रीम्स को पेंट करना हो, आप बहुत खूबसूरती से उस हर एक्सप्रेशन को, जो एक नॉर्मल ब्लॉगर अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, आप उसे अपने पेंट और कलर और पेंसिल के माध्यम से उसे इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन करती हैं। और थैंक यू। बहुत बहुत आश्चर्य, मुझे अभी पता चला कि आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं, you're not formally trained to paint and still you हाँ, do so well. नहीं ये पहले मुझे भी बहुत ज्यादा इस बात का लगता था कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं कुछ चीजें ट्राई नहीं करना चाहती थी। बट होता है ना कि लाइफ में एक ऐसे ऐसे फेजेस आते जाते हैं कि आप खुद को फिर चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ पेंटिंग बिल्कुल। के साथ भी हुआ कि जिन चीजों को मैं ट्राई करना अवॉइड करती थी, तो मैंने खुद को पुश करना स्टार्ट किया कि ठीक है, ट्राई करके देखने में क्या जाता है, ट्राई किया जी है तो जी। बस वही है, मैं अभी भी ट्राई करती हूँ इट्स जो वेरी जो हम्बल कुछ ऑफ यू टू से करते कि हैं। आप अभी भी ट्राई कर रही हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती से पेंट करती हैं। और थैंक एक यू। बहुत बड़ा रीजन ये है आपको इस मंच पे इनवाइट करने का, कि जहां हम लोग अपनी लाइफ के चैलेंजेस से जूझ के कई बार थक हार कर उसको खुद को ऐसा हारा हुआ महसूस करते हैं, आपने अपने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को इतना खूबसूरती से मैनेज किया। सो वो थोड़ा सा जर्नी बताइए। आई नो कि अभी बोलने से मुझे लगता है कि व्हेन यू लुक बैक एंड सी कि बहुत आसानी से लगता है, ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन वो आसान रहा नहीं होगा। तो आपने अपनी जर्नी हाँ कैसे इसको इतना कैसे निकाला, ये टाइम? हाँ, मतलब मुझे लगता है लाइफ में कोई भी टफ टाइम अगर किसी के भी लाइफ में रहे, उसका कुछ पैरामीटर नहीं है। किसी के लिए कुछ जो मेरे लिए शायद बहुत ही मामूली सी बात हो, किसी और के लिए शायद वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज हो, तो इसका कुछ पैरामीटर नहीं है। बट कुछ भी डिफिकल्टी है, अगर ओवर थिंकिंग को साइड करके रख दिया जाए तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। हम्म, तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में, आगे के कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा। मैंने तो मेरे मन में ये था कि जो जैसा आता जाएगा उसको वैसे देखा जाएगा। तो इनिशियल फेज कुछ ऐसा था कि मेरे को लाइट्स, साउंड, स्मेल, इन सभी चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उस फेज में मैं बुक्स पढ़ा करती थी। उस वक्त मैं पेंटिंग्स वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करती, तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम प्रोग्रेस करता गया, तो मेरे फिर मैं एक दिन ऐसी बुक्स पढ़ते पढ़ते मैंने पेन पेंसिल उठाया, थोड़ा कुछ ऐसी कुछ ड्रॉ किया। फिर वो करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उस वक्त मैंने फिर ऑनलाइन सारा सर्च करना शुरू किया, कलर्स, पेपर्स, ये सारे कुछ मंगाए, और इस तरीके से फिर वो एक हीलिंग प्रोसेस कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो गया। मीन्स थ्रू कलर्स हम्म, जो हीलिंग होनी चाहिए वो जी शुरू हो जी। गई। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग एज अ लाइफ कोच, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, उनसे जुड़ती हूँ, या उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने में जब हेल्प करती हूँ, तो मुझे हमेशा मैं उनसे ये कहती हूँ कि गो बैक टू योर हॉबीज। आप बचपन में जाइए और ढूंढिए क्या काम करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। और उसी को
लेकर आइए वापस अपनी लाइफ में, और आपने प्रैक्टिकली ऐसा किया। सो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि व्हाई हॉबीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड हाउ कैन दे वर्क एज अ थेरेपी, बिकॉज दे हैव वर्क लाइक अ थेरेपी फॉर यू? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली हॉबीज थेरेपी की तो, क्योंकि मुझे लगता है ये हॉबीज जो होते हैं ना वो डायरेक्टली हमसे जुड़े होते हैं, तो वो हमें खुद से रिकनेक्ट करने को बहुत, मीन्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब आप खुद के साथ रिकनेक्ट होते हैं तो काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आपको फिर प्रॉब्लम से नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सॉर्टेड है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप खुद से मिल चुके हैं, आपको वो मालूम है कि मेरी लाइफ में क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किन बातों में मुझे ध्यान देना चाहिए और किन बातों को जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो हॉबीज इस तरीके से तो डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मी टाइम जो कहा जाता है ना, जी स्पेंड जी। टाइम विथ योरसेल्फ, तो हॉबी इज वेरी इम्पोर्टेंट, हॉबी प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन डूइंग दैट। Right, right. So thank you for reassuring me and my belief in this fact कि hobbies actually work as a therapy for you. And like you said कि आपको खुद से connect करने में help करती हैं, and then things are sorted. You're able to see things clearly. क्लियरली। Oh yeah. एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फॉर अ वुमेन, अभी वुमेन्स डे आके गया है और हम लोग पूरी दुनिया जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, बहुत हम सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की बात भी करते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ लोगों को, मैं सिर्फ वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ, आमतौर पर किसी भी इंसान को बॉडी शेम बहुत किया जाता है, और वो बॉडी शेमिंग लोगों को उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ एस्टीम पे हर्ट करता है। So, what are your thoughts about keeping your बट body fit, whichever body that you're in? What are your thoughts about keeping the body fit, if you'd like to share? एक्चुअली फिटनेस सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं किया जा सकता, और जनरली लोग फिजिकल अपीयरेंस से ही फिटनेस जज करते हैं। एक डेफिनेटली ओबेसिटी इज नॉट गुड, वो तो अच्छा नहीं है, बट ये जो जज करते हैं लोग वो नहीं करना चाहिए, और खुद के हेल्थ का ध्यान रखना भी, डाइट, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, हर कुछ फिजिकल मेंटल बोथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा भी अगर 45 मिनट्स का टाइम भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए तो हर किसी के लिए, मेल फीमेल, बच्चे, इवन बच्चे अभी के इस पैंडेमिक में इवन बच्चे भी ओबेसिटी वगैरह से काफी अफेक्ट हुए, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी शेमिंग तो डेफिनेटली सही नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि किसी को अगर किसी तरह का हेल्थ इश्यू है तो वो खुद को बहुत ज्यादा पुश करे, हर किसी का अपना एक लिमिट होता है, और उससे वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो उनको हेल्प करेगा। ये तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का एडवाइस है हम सभी लोगों को। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने। अभी रंजना ने कहा कि अपने शरीर को सुने, अपने मन को भी सुने। हाँ, हाँ, और दोनों को सुनकर अपने लिए एक सामंजस्य बनाएं, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दें, सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करें। रंजना, आप हाल ही में हमारे साथ एक और ग्रुप में जुड़ी हैं जो ऑटिज्म पे काम कर रहा है, ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए, और आपके भी कुछ ऐसे प्लान्स हैं जहां आप कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी या हाँ, स्पेशल बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा वो भी शेयर करें। हाँ, मतलब मैं बेसिकली साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, ताकि बच्चों का अभी के टाइम पे भी डेवलपमेंटल ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज हो या इन जनरल भी, क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में जो आसपास जो देखती हूँ और लास्ट 2 सालों में जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिला है घर के बच्चों में और फ्रेंड्स वगैरह से भी सुनने को मिलता है, तो उससे ये तो समझ में आया है कि अभी का टाइम पहले के टाइम से काफी चेंज हो चुका है। बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि उनका बचपन एक छोटे लेवल से ही स्ट्रेस लेवल एक डिफरेंट तरीके का होता है, और उस पे अगर डेवलपमेंटल इश्यूज वगैरह अगर है तो वो तो पूरे फैमिली को ही वो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि
सोसाइटी तो हमेशा जजमेंटल रहती है, एक्सेप्टेंस वाली प्रॉब्लम इशू हर जगह पे होती है, तो इसे जितना ज्यादा हम लोग नॉर्मलाइज कर सके, तो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ, इवन बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनके मेंटल ग्रोथ, फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ पे भी अगर ध्यान दिया जाए, तो वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इन लोगों को, क्योंकि अभी के बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रह रहे हैं, उनके लिए मैं अगर अपने बच्चे का भी सोचूं तो मुझे देख के वही लगता है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में, चाहे वो टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, उस दुनिया में ये ज्यादा रहते हैं। और लास्ट 2 सालों में तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सोशलाइजेशन बहुत ही कम हो गया। जी जी। और बच्चों में डेवलपमेंटल डिले भी हुआ है, मीन्स स्पीच डिले, सोशलाइज नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा, मैंने अपने ही फैमिली में बहुत सारे बच्चों को ये चीज फेस करते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले तो काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है इन बच्चों के भी। जी बिल्कुल। तो और मेरा ये मेरी सोच ये है इसके पीछे, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास, उस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे 2 साल से, एक तरफ हमको लगता है कि इंटरनेट होने की वजह से हम सभी के 2 साल बहुत अच्छे से निकल गए, शांति से निकल गए, लेकिन इसका फ्लिप साइड जो है, जो इसका एक दूसरी तरीके का इफेक्ट जो हमको बच्चों में देखने मिल रहा है आजकल, वो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लिमिटेड हो गया है, बिकॉज इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी और से। तो हम सभी बहुत जल्दी से स्कूल्स फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर से हम यही उम्मीद करते हैं कि स्कूल बस आएगी और बच्चे उसमें बैठ के हम लोग दूर से वेव करेंगे और हम वापस उनके आने का इंतजार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप जैसे और भी बहुत से लोग जो सामने आएंगे, और जो इस डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी या जो भी डिफिकल्टीज आजकल बच्चे महसूस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस सब पे आप जैसे सेंसिटिव लोग जब सामने आकर बात करते हैं और उनके लिए काम करने को तैयार है, तो आई एम श्योर कि सभी की सिचुएशन ज़रूर सुधरेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जितनी भी एस्पिरेशंस हैं, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं फॉर योर फ्यूचर, वो सब पूरे हों। प्रेरणा के सोच से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और स्टे गुड, स्टे हेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग अस विद योर वर्क। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।